Hello everyone. So this is going to be the part 2 of our economics, okay, in which I'm going to continue with our CAPF 2022. आई हैव ऑल्सो मेड अ प्ले लिस्ट इसके लिए, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, वहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो ताकि आपको डिफ़िकल्ट ना हो अलग अलग वीडियोस देखने के लिए। एंड पॉलिटी वी हैव कंप्लीटेड, नाउ वी आर मूविंग अहेड विद आर इकोनॉमिक्स, ओके। मैं ट्राई करूँगी आज CAPF कंप्लीट करके कल CSC दिन CDS कर पाए हम। चलिए, सो विद रेफरेंस टू इंडियन इकोनॉमी द बैड बैंक्स फ्रीक्वेंटली मेंशन। सो व्हाट आर बैड बैंक्स? जब मैंने आपको इकोनॉमिक्स के लेक्चर कराए थे, वो भी आप जाके देख सकते हो, ठीक है। तो उसमें मतलब मैंने अपने नोट्स के थ्रू ये आपको पढ़ाया था। तो उसमें मैंने आपको बैड बैंक्स के बारे में बताया था, दैट व्हाट आर बैड बैंक्स। सो बैड बैंक्स आर रिलेटेड टू नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ठीक है। अब नॉन परफॉर्मिंग से ही आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये वो एसेट्स होते हैं बैंक्स के पास जो मतलब परफॉर्म ही नहीं कर रहे। परफॉर्म मतलब फॉर एग्जाम्पल एक बैंक था, ठीक है, उसने लोन दिया, कोई भी एक फर्म को दे दिया उसने लोन, ठीक है। बट अब फर्म जो है या फिर कंपनी है वो लॉस में चल रही है, ठीक है। फर्म है या कंपनी वो लॉस में चल रही है और वो लोन वापस नहीं दे पा रही है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल आज है 13 मार्च 2025, तो आज डेट थी लोन वापस देने की, बट फर्म्स लॉसेस में चल रही इसलिए नहीं दे पाई। और इस चीज़ को अगर ये ओवर ड्यू हो जाता है 90 डेज तक, तो इस वो किस में आ जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आ जाता है। अगर 90 डेज लिया जाता है कमर्शियल बैंक्स के लिए, ठीक है, बाकी के जो बैंक्स होते हैं उसके लिए, बट जो 180 डेज लिया जाता है किसके लिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के लिए, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं कि बैड बैंक्स का काम क्या होता है। तो ऐसा सजेस्ट किया गया था क्योंकि ऐसे तो लॉस में ही जाएगा फिर बैंक, तो है ना, बैंक दे रहा है बट आप वापस ही नहीं दे रहे हो लोन। अब दोनों को ही क्या हो रहा है, लॉस में जा रहे हैं दोनों के दोनों। तो उन्होंने बोला है क्या होगा, एक बैड बैंक्स बनाएंगे हम, ठीक है। अब बैड बैंक्स का क्या काम होगा, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास बैंक। बैंक को तो वैसे भी पैसा नहीं मिलने वाला क्योंकि फर्म्स जो हैं वो तो लोन वापस ही नहीं कर रही हैं, है ना। तो बैंक को तो वैसे ही पैसा नहीं मिल रहा है। तो बैड बैंक्स क्या करती हैं, डिस्काउंटेड रेट पे, ठीक है, डिस्काउंट रेट पे। फॉर एग्जाम्पल कि अगर ये वाला जो बैंक है इसने 20 रुपया क्या दिया था, इसको क्रेडिट दिया था फर्म्स को। अब इसको क्या करना है, चार्ज करना, लाइक इंटरेस्ट रेट भी होगा। तो मान लिया इसको फर्म को कितना देना था, 25 रुपये क्या करना था, देना था, बट वो नहीं दे पाया क्योंकि ये लॉसेस में चल रही है। अब बैड बैंक बोलेगा एक काम कर दीजिए, जितना भी आपको लोन इस फॉर्म से रिकवर करना है वो मेरे को आप क्या कर दीजिए, डिस्काउंट रेट पे मेरे को दे दीजिए, ठीक है, मैं यहाँ से रिकवर कर दूंगा। तो बैड बैंक को क्या किया जाता है, डिस्काउंटेड रेट पे ये दे दिया जाता है, मतलब ये बाय कर लेता है, ठीक है। मान लिया 25 रुपये इसको रिकवर करने थे, बट ये वाला बैड बैंक क्या कर लेगा, उसमें से 15 रुपये क्या दे देगा, बैंक्स को दे देगा कि अच्छा चलो ठीक है, 25 रुपये तो रिकवर नहीं हो रहे, कम से कम 15 रुपये तो मिल गए, बैंक्स तो ठीक है, चलो ठीक है। जहाँ एक भी रुपया नहीं मिलने वाला था 15 रुपये दे दिए, किसने, बैड बैंक्स ने दे दिया। अब बैड बैंक्स क्या करेगा, यहाँ से ये 15 रुपये जो बैड बैंक्स ने इसको दिए, ये वाले बैंक्स को, अब ये ट्राई करेगा इन फर्म से रिकवर करने के लिए। अब ये रिकवर कैसे करेगा, एसेट रिकंस्ट्रक्शन। एसेट रिकंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होगा, ये फर्म्स को मतलब बताएगा कि आप ऐसे ऐसे कर सकते हो, है ना, जिससे आप क्या कर सकते हो, आपको भी प्रॉफिट होगा और जिस प्रॉफिट से आप क्या कर सकते हो या फिर अपनी कंपनी को कैसे तुम संभाल सकते हो ताकि जो भी तुम लोन है वो तुम वापस कर पाओ, ठीक है। कैसा हो सकता है वो बोले कि चलो ठीक है, तुम्हें इंस्टॉलमेंट्स हमने क्या दिया था, हमने बोला था कि 10 इंस्टॉलमेंट्स में तुम्हें वापस करना है, चलो ठीक है, हम तुम्हें 20 इंस्टॉलमेंट्स कर देते कि चलो तुम जो तुमने 10 इंस्टॉलमेंट्स में वापस करना था वो तुम 20 इंस्टॉलमेंट्स में दे दो। एक तो ये होता है। दूसरा क्या कर देता है, इंस्टॉलमेंट्स बढ़ा देता है। दूसरा क्या करता है, इंटरेस्ट रेट कम कर देता है कि फॉर एग्जाम्पल कि आपको मतलब कि जितना भी आपने लोन लिया था उस पर आप 3% का क्या हो रहा था, इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ रहा था। 3% मत करो, अभी 2% कर दो या 1% कर दो, इतने में दे दो, कम से कम कुछ तो रिकवर कर पाएगा। सो दैट इज द वर्क ऑफ द बैड बैंक्स, ताकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को क्या कर पाए, कम कर पाए। आई होप ये समझ आ गया होगा पूरा का पूरा प्रोसेस। सो दैट इज द एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। अब बात करते हैं तो प्रोसीड्स फ्रॉम डिसइन्वेस्टमेंट्स आर, मैंने आपको अभी जो पिछला वीडियो जो मॉर्निंग वाला वीडियो था उसमें मैंने आपको बताया था डिसइन्वेस्टमेंट्स किस में आते हैं, दैट इज अ कैपिटल रिसीट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब आपने क्या कर दिया कि कोई भी आपका एसेट था आपने उसको बेच दिया और पैसा आपको मिल गया, ठीक है। तो दैट इज योर कैपिटल रिसीट। सो यहाँ पे थोड़ा सा बता देती हूँ, देखिए आपके पास दो गवर्नमेंट
जो है बजट अगर आप देखोगे तो कंपोनेंट्स होते हैं, एक रेवेन्यू साइड्स पे एक कैपिटल बजट होता है। रेवेन्यू क्या होता है, एक रेवेन्यू रिसीट एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट में क्या आ रहा है, जो आपका टैक्सेस कलेक्ट करते हो या नॉन टैक्स इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करते हो। और एक्सपेंडिचर होता है, कुछ प्लान्ड होता है जैसे हर एक सेक्टर्स को दिया जाता है ना, और कुछ नॉन प्लान्ड भी आ जाता है, ओके, या फिर आपको सैलरीज वगैरह देनी होती है, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बट वहीं पे कैपिटल जो बजट होता है उसमें दो टाइप के रिसीट्स होते हैं, कैपिटल रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर इसमें भी प्लान अनप्लान्ड ही होता है, बट याद रखना कैपिटल एक्सपेंडिचर जो भी आप करोगे वो कुछ ना कुछ आप फिजिकल एसेट्स बनता है उससे, ठीक है। कैपिटल से क्या होता है, कुछ ना कुछ फिजिकल एसेट बनता है। एक्सपेंडिचर की बात कर, रिसीट में क्या होता है, कोई चीज़ आपने बेच दी तो आपको पैसा मिल गया। रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, जो रियल इनकम होती है गवर्नमेंट की, जिसमें आपकी गवर्नमेंट के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं होती। फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हमने भरा तो वो गवर्नमेंट के उसमें जाएगा, अकाउंट में जाएगा, बट गवर्नमेंट के ऊपर लाइबिलिटी नहीं है कि वो हमें वापस करना है, ऐसा नहीं है। हाँ, वो बात अलग है कि वो उसको कहीं और यूज़ करेगा, लाइक रोड्स वगैरह बनाने में, तो वो जब वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है ना, रोड्स पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो कैपिटल में चला जाएगा, ठीक है। डू नॉट लीड टू क्लेम, टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस होते हैं, टैक्स एंड नॉन टैक्स में आता है। जो टैक्स रेवेन्यू होता है वो होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट हो गया इनकम टैक्स जीरो, इनडायरेक्ट क्या हो जाए जैसे जीएसटी वगैरह लगा देते हैं। फिर आता है नॉन टैक्स। नॉन टैक्स में क्या होता है, कोई भी यूजर कोई भी चीज़ यूज़ करते तो यूजर चार्जेस है, इंटरेस्ट है, अर्निंग, डिविडेंड, अर्निंग्स, प्रॉफिट वगैरह उस पर लगता है। अब कैश ग्रांट इन इट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। कोई भी फॉर एग्जाम्पल आपकी फॉरेन कंट्री है, हमें क्या कर रही है, ग्रांट्स दे रही है। अब जो ग्रांट्स का मतलब क्या होता है कि वो एज अ चैरिटी में हमें पैसा दे रही है, हमारे ऊपर लाइबिलिटी नहीं है कि हम उनको वापस देंगे। तो फॉरेन कंट्री से नॉट एज अ लोन मेंशन किया है, लोन नहीं, क्योंकि लोन एक लाइबिलिटी होती है, हमें वो वापस करना है। बट अगर हमें ग्रांट्स मिल रही है, ये इंटरनेशनल आर इंक्लूडेड इन, वो किस में यूज होते हैं, वो भी आपके रेवेन्यू रिसीट में आते हैं, दैट इज नॉन टैक्स रिसीट्स में आते हैं। बात करते हैं कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है, या तो आपकी लाइबिलिटी बढ़ा देता है या तो आपके फाइनेंशियल एसेट्स को कम करता है। फाइनेंशियल एसेट कैसे कम हो गया, अगर आप डिसइन्वेस्टमेंट करते हो, मतलब अगर आप बेचते हो अपने, ठीक है। नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट लाइक डिसइन्वेस्टमेंट, और इसमें डेट नहीं होता, आप कर्जे में नहीं आते हो, ठीक है। कर्जे में क्यों नहीं आ रहे हो आप, कर्जे में इसीलिए नहीं आ रहे क्योंकि आपने बेच ही दिया ना, सीधा डायरेक्ट ही बेच दिया, सेल ही कर दिया आपने अपने एसेट्स को। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसे ये रेवेन्यू रिसीट था, इसी के साथ होता है रेवेन्यू अब ये कौन सा एक्सपेंडिचर है, मतलब अदर देन, फॉर एग्जाम्पल कि एक तो हो गया मैं इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ जिसमें मतलब कुछ ना कुछ बन रहा है, जैसे रोड्स बन रहे हैं, फिजिकल एसेट बन रहा है। बट अदर देन दैट जो भी आपके एक्सपेंडिचर, जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, किसी को सैलरी देनी है या फिर सब्सिडीज वगैरह जो होती हैं वो देनी होती है, क्योंकि सब्सिडी वगैरह अगर आप दोगे किसी को, या फिर कुछ भी आप स्कीम्स वगैरह के थ्रू दे रहे हो, तो वापस थोड़े ना आप उनसे लोगे, है ना, वापस नहीं आ रहा है, तो ये एक्सपेंडिचर हो गया। इंक्लूड एक्सपेंसेस, जैसे कि नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए है, इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन डेट इनक्योर्ड बाय द, हाँ, अब गवर्नमेंट ने अगर कोई डेट लिया है, कर्जा लिया है, तो उस पर इंटरेस्ट भी पे करना है किसी ना किसी को। सब्सिडी एक्सपेंसेस हो गया, ग्रांट्स जो दी जाती हैं स्टेट गवर्नमेंट को, क्योंकि वापस थोड़े ना पैसा लेगा ग्रांट से। ऑल्सो कॉल्ड अनप्रोडक्टिव एक्सपेंसिव बिकॉज दे डोंट क्रिएट एसेट्स, एंड या फिर कोई और ऐसा एक्सपेंस है जिसपे कुछ मिल नहीं रहा है बदले में। सब्सिडीज में कुछ मिलता है क्या गवर्नमेंट को, वो तो उसको देना ही है, स्कीम्स पे पैसा लगाना ही है, उसमें वापस तो नहीं आने वाला कुछ भी। सो गवर्नमेंट शुड ट्राई टू लिमिट देम, ऐसा बोला जाता है कि ये वाला जो एक्सपेंडिचर है वो थोड़ा कम करना चाहिए। अब आ जाता है कैपिटल। कैपिटल में क्या होता है, या तो फिजिकल क्रिएशन होता है फाइनेंशियल एसेट का, या रिडक्शन होता है आपके एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटीज। इन्वेस्टमेंट होती है जो गवर्नमेंट करती है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक्विजिशन, पीएसयू लोन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट। जनरली इट रिजल्ट इन पीरियोडिक इनकम। पीरियोडिक मीन्स एक टाइम पीरियड में आपके पास गवर्नमेंट के पास इनकम आता रहता है, हेल्प इन इंक्रीजिंग जीडीपी को लॉन्ग टर्म में ये हेल्प करता है। इतना समझ में आ गया अभी, चलिए ये हो गया। अब आता है जीएसटी। जीएसटी क्या है, एक तो डेस्टिनेशन बेस्ड है और कंजप्शन, कोई भी चीज़ आज कंज्यूम कर रहे हो उसी पे तो जीएसटी लगता है। ये पार्ट इसमें कुछ नहीं समझाने वाला। अच्छा, उन्होंने बोला द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिस्कल ईयर जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हो गई थी 23.9, मतलब नीचे आ गई थी, एंड फिर बाद में वो 7.5% हो गया नीचे। और तो ये इकोनॉमिक सर्वे में ये बोला गया था कि हमें किस टाइप की रिकवरी चाहिए, तो उसने बोला कि अगर हमें रिकवर करना है तो हमें एकदम ऊपर जाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि स्टैग्नेट होगा फिर जाएगा, नहीं, एकदम रिकवरी की बात की थी, इसका मतलब वो वी शेप रिकवरी की बात करी थी, ठीक है। यू शेप में क्या होता है कि जैसे कि स्टैग्नेट मतलब कि नीचे तो आया है ना, बट वो क्या है, रिसेशन भी है, मतलब ऐसे स्टैग्नेट हो गया, ये ऐसे स्टैग्नेट हो गया और फिर अचानक से वो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा, दैट इज यू शेप रिकवरी। नाउ व्हाट इज के शेप रिकवरी, अब खुद देखिए ये के शेप रिकवरी क्या होती है। ये जो के शेप रिकवरी है कि कुछ, ये याद रखना कि
कि कुछ सेक्टर्स जो होते हैं वो अच्छा ग्रो कर रहे होते हैं, बट कुछ जो सेक्टर्स होते हैं वो थोड़ा सा डाउनफॉल में जा रहे होते हैं. दैट इज के शेप रिकवरी. सो इसका आंसर इज वी शेप. अब आता है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी. क्या होती है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के बारे में है, ये रजिस्टर्ड होती है कंपनी एक्ट के अंदर. दिस इज इंपॉर्टेंट. ये इंगेज क्या करेगी? लोन्स या एडवांसेस देगी. ठीक है, मतलब ऐसी कंपनीज बनाई गई थी जिनके पास बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, बट सारे के सारे बैंकिंग फंक्शंस परफॉर्म नहीं करेंगी. एक्विजिशन ऑफ शेयर स्टॉक्स वगैरह लेंगी इशूड बाय द गवर्नमेंट एंड ये सब. इट डज नॉट इंक्लूड एनी इंस्टीट्यूशन हुज प्रिंसिपल बिजनेस. देखिए जो भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी से अगर रिलेटेड है या इंडस्ट्रियल एक्टिविटी, परचेज और सेल ऑफ एनी गुड्स, तो उनसे रिलेटेड नहीं होता ये. ठीक है, और प्रोवाइडिंग एनी सर्विसेज और सेल, परचेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होगा तो ये नहीं देखेगा. ये बैंकिंग लाइसेंस इनके पास नहीं होता. ये डिमांड डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट नहीं कर सकते. ऐसा नहीं कि आप डिमांड पे बोलोगे हमें पैसा दो, वैसे डिपॉजिट्स नहीं लेते ये. डू नॉट फॉर्म ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट नहीं होता. और ये चेक्स इशू नहीं कर सकते. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एंड डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो होती है ऑफ डिपॉजिट इज नॉट अवेलेबल टू. मतलब जो इंश्योरेंस फैसिलिटी होती है वो डिपॉजिटर्स को नहीं मिलती है जैसे कि बैंक्स में मिलती है. ऑल्सो जो NBFCs होती हैं उसमें इतने स्ट्रिंजेंट रेगुलेशंस नहीं होते जितने आपके बैंक्स में होते हैं. फंक्शन जो होता है वो कौन देखता है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स और RBI देखती है. ठीक है, बाकी आप एग्जाम्पल्स देख सकते हो. अब क्वेश्चन पे चलते हैं. उसने बोला क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी क्या नहीं कर सकती? अब लोन्स तो देने ही है, लोन्स प्रोवाइड करती है. इन्वेस्टमेंट तो कोई भी कर सकता है, ऐसा नहीं है ना कोई भी कंपनी है या बैंक है वो इन्वेस्टमेंट ही नहीं कर सकता. इन्वेस्टमेंट कोई भी कर सकता है, बोरो कर सकते हैं बैंक से, पैसा नहीं होगा. बट दे कांट सीक डिमांड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक. डिमांड डिपॉजिट्स नहीं ले सकते और चेक नहीं कर सकते. सो आंसर इज डी पार्ट. ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ CAPF 2021 इज Which one of the following statement about production possibility frontier? देखिए what is production possibility? Production possibility होती है कि आप कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसके प्रोडक्शन की क्या पॉसिबिलिटी है. फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल यू आर हैविंग 2 गुड्स. इस पर क्या करा जाता है? 2 गुड्स हैं X एंड Y, एक X है एक Y है. अब हमारे पास इसमें क्या होता है? रिसोर्स आपके फिक्स रखे जाते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी उसको फिक्स रखा जाता है. ठीक है, अब अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास इतने ही रिसोर्सेज है और इतनी ही टेक्नोलॉजीज है, वो चेंज नहीं होंगी, वो स्टैटिक रहेंगी. तो मैं क्या करूँगी उससे X में 5 बना सकती हूँ और Y में 10 बना सकती हूँ, टोटल 15 बना सकते हैं. अब क्या होता है? ये तो आगे आपकी क्या कि ये प्रोबेबिलिटी आ गई या फिर पॉसिबिलिटी आ गई कि मैं 5X बना सकती हूँ, उससे 10Y बना सकती हूँ. बट अगर मेरे को X को इंक्रीज करना होगा कि नहीं, मैं बोलूँगी नहीं यार मेरे को तो X 6 चाहिए, तो फिर मेरे को Y कैसे होगा? क्या Y सेम रहेगा? जी नहीं. तो Y को डिक्रीज होना पड़ेगा. क्यों डिक्रीज होना पड़ेगा? क्योंकि जो आपके पास रिसोर्सेज हैं वो सेम है, लिमिटेड है. सो ये दोनों जो गुड्स होती हैं ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है. अगर एक की प्रोडक्शन को आप इंक्रीज करोगे तो दूसरी की आपको कम करनी पड़ेंगी बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. इसीलिए अगर आप इसका स्लोप देखोगे ये आपका ये है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी गुड्स X हैं, यहाँ पे आपकी गुड्स Y हैं. तो अगर जैसे जैसे आप Y की गुड को इंक्रीज करोगे, अगर यहाँ पे है Y की गुड को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे X की गुड्स क्या होगी? आपके पास डिक्रीज होती जाएंगी. तो इसीलिए ये जो स्लोप होता है वो डाउनवर्ड होता है. अगर ये डाउनवर्ड स्लोप है इसका मतलब ये क्या होता है? जो रिसोर्सेज आपके होते हैं वो लिमिटेड होते हैं. समझ आया? सो इफ यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वन गुड देन यू हैव टू डिक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट सेकेंड. तो ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं कि अगर आपको इसको 6 रखना है ये वाले को तो इसको आपको 9 रखना पड़ेगा. ठीक है, 15 मेंटेन करने के लिए. चलिए अब उसने क्या बोला है? दैट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट एज रिसोर्सेज आर लिमिटेड. ये मैंने आपको बता दिया तो ये सही है. डिफरेंट कॉम्बिनेशंस होते हैं वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज के. रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर डिनोटेड बाय द प्रोडक्शन. तो ये भी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस लगाए जाते हैं. एनी पॉइंट ऑन और इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज अटेनेबल अंडर द एग्जिस्टिंग. उसने बोला कोई भी पॉइंट, जैसे ये वाला फ्रंटियर जो है तो आप कोई भी पॉइंट को अटेन कर सकते हो. जितने भी आपके पास टेक्नोलॉजी या रिसोर्सेज जो भी हैं उसके अंडर आप क्या कर सकते हो? कोई भी पॉइंट को क्या कर सकते हो? अटेन कर सकते हो. ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे को 10 ये वाले चाहिए, 5 वो वाले चाहिए, तो अब मैं इसको चेंज कर सकती हूँ. जैसे 6 ये कर सकती हूँ, 9 ये कर सकती हूँ, या फिर 5 ये कर सकती हूँ और 8 ये कर सकती हूँ. ठीक है, तो कहीं पर भी हम चेंज कर सकते हैं, एक को बढ़ा के दूसरे को डिक्रीज करके. अब उसने बोला है कि अगर आप प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में देखोगे
जो आउटपुट होता है एक कमोडिटी का वो आप बढ़ा सकते हो, ये हमने पढ़ा था कि बढ़ा सकते हो विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर कमोडिटी। मतलब अनदर कमोडिटी सेम रहेगा क्या? जी नहीं, हमें उसको अगर एक को आपको इंक्रीज करना दूसरे को डिक्रीज करना पड़ेगा। सो दिस इज द राइट आंसर, मीन्स इनकरेक्ट पूछा है। नेक्स्ट आता है बाय द डिग्री। अब आता है प्राइस इलास्टिसिटी। ये मैंने मॉर्निंग वाली क्लास में बताया था दैट व्हाट इज प्राइस इलास्टिसिटी। देखिए जो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जब भी आपका प्राइस जो है, फॉर एग्जांपल अगर प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो वो जब क्या करता है, सप्लाई या फिर डिमांड में चेंज लाता है, सप्लाई या डिमांड में क्या लाता है, चेंज लाता है, तो उसे क्या बोलते हैं आप, प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी ज़्यादा या इलास्टिक होने का मतलब क्या है कि अगर प्राइस आपका बढ़ रहा है तो जैसे डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, आपकी डिमांड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है। और जो आपका इन इलास्टिक क्या होता है कि इलास्टिसिटी कम है कि चाहे उसका प्राइस बढ़ रहा है कमोडिटी का या प्राइस कम हो रहा है, उसकी सप्लाई या डिमांड में कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल आपके कुछ क्या होते हैं ना, एसेंशियल्स होते हैं। अब एसेंशियल्स हैं, अब उसका प्राइस चाहे बढ़ रहा है चाहे कम हो रहा है, उसकी सप्लाई या डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जैसे वेजिटेबल्स हो गया, आपको खानी ही है, या फिर राइस है, या ये बहुत बेसिक नेसेसिटी होती है, इनका प्राइस चाहे बढ़े चाहे कम हो आपको लेनी है, खाना तो है ही है ना। वहीं पे अगर आप देखोगे कि कोई लग्जरी गुड है, तो लग्जरी गुड का अगर प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड कम हो सकती है क्योंकि हम लग्जरी गुड के बिना रह सकते हैं, है ना। बट ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं क्या करती हूँ ना, टी या कॉफ़ी है, तो फॉर एग्जांपल मैं कॉफ़ी पीती हूँ बट कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया, पर मैंने देखा उसका सब्सिडी, लाइक मैं टी से काम चला सकती हूँ। जब मेरा ये आएगा या तो प्रायोरिटी में आपकी क्या है कि टी भी चल जाएगा काम, तो आप क्या कर देते हो, अगर तो उसका प्राइस बढ़ता है कॉफ़ी का तो आप टी पे शिफ्ट हो गए। क्यों? क्योंकि या तो उसका सब्सटीट्यूट बोल रहे हो या फिर आपकी जो प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है कि कॉफ़ी भी चलेगा टी भी चलेगा, टी का प्राइस कम है तो वहाँ पे शिफ्ट हो जाओगे। ठीक है। उससे भी आपकी इलास्टिसिटी क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि कॉफ़ी की डिमांड तो कम हो जाएगी ना क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया था, और तुमने सब्सटीट्यूट देख रहे थे उसका कम है, सब्सटीट्यूट कम प्राइस में मिल रहा है तो मैं उस पर शिफ्ट हो जाती हूँ। ठीक है ना। सो किससे डिटर्मिन होता है, डिग्री टू विच द गुड इज नेसेसिटी या लग्जरी। तो आप ये देखते हो कि क्या ये गुड जो है वो नेसेसिटी है या फिर लग्जरी है ना, कि मेरे को ज़रूरत है तो मेरे को लेना ही पड़ेगा, बट लग्जरी है बाद में भी ले सकती हूँ या जब उसका प्राइस कम होगा तब भी ले सकती हूँ, तो इसीलिए उस पर भी डिपेंड करता है। बाय द एक्सटेंड ऑफ विच, अब मैंने बताया कि अगर उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है तो भी इलास्टिसिटी डिपेंड करेगा। बट इनकम ग्रोथ क्या फ़र्क पड़ता है, मेरी इनकम बढ़ रही है या कम हो रही है ना, तो उस पर जो आपका इलास्टिसिटी है वो डिपेंड नहीं करता। एक पर्सन की इनकम बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी, उससे प्राइस या डिमांड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। सो ये नहीं होगा आपका, थर्ड नहीं होगा। 4 इज बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ गुड इन द कंज्यूमर। मेरे जो बजट है उसमें कोई भी गुड की कितनी इंपॉर्टेंस है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कोई एक गुड है, ठीक है, मेरे लिए वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल फूड से रिलेटेड है, हो सकता है अगर वो महंगा भी फूड आएगा मेरे को चलेगा, बट वो क्या होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। तो मतलब आपकी हेल्दी फूड की प्रायोरिटी ज़्यादा है, तो अगर वो उसका प्राइस बढ़ेगा तो भी आप लोगे। बट वहीं पर अगर आप कोई और दूसरी गुड है, कोई फर्नीचर को लेके है, तो आपको एक नॉर्मल फर्नीचर भी चलेगा। तो इसका मतलब अगर उसका प्राइस बढ़ेगा तो हो सकता है आप नहीं लो उसको, है ना, या फिर कम प्राइस होगा तो लो जाके। तो उस पर भी आपकी इलास्टिसिटी डिपेंड करती है कि आपके बजट में किस गुड की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ओके। सो इसका आंसर आएगा 1, 2 एंड 4। अब आता है व्हाट इज ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मतलब क्या होगा, पर्सनल इनकम टैक्स। क्यों होगा, देखिए अगर किसी की इनकम जो है वो ज़्यादा, उस पर ज़्यादा टैक्स लगेगा, अगर जिसकी इनकम बहुत कम है तो उस पर कम टैक्स लगेगा या फिर लगेगा ही नहीं। तो यहाँ से आपने जो इनकम ज़्यादा लिया था, टैक्स ज़्यादा लिया था, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता थ्रू स्कीम्स वगैरह से, तो क्या हो रहा है, ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जा रही है इकोनॉमी आपकी। ठीक है। सो आंसर इज ए पार्ट। अब उसने बोला अगर आप देखो कि आपका जो बर्थ रेट है या फिर जो भी डेथ रेट है वो लो है, ठीक है, बर्थ रेट भी लो है, डेथ रेट भी लो है, तो उससे क्या होगा, एक तो स्टेशनरी, इतना तो पता है एक्सपैंड तो नहीं हो रही किसी भी कीमत पे, या तो स्टेशनरी, या तो हाई स्टेशनरी या लो स्टेशनरी। अब बताओ दोनों ही कम हो रहा है तो ऑब्वियसली लो स्टेशनरी होगा, है ना, कम है बट स्टेशनरी। Next is which one of the following is not correct? When the economy grows slowly, then its potential and employment rate rises. अगर आपकी इकोनॉमी धीरे धीरे बढ़ रही है ना तो आपका अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो क्या हो जाएगा, कम होगा, सॉरी अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जितना आपकी इकोनॉमी का पोटेंशियल उतना तो बढ़ ही नहीं रही है, तो ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज होगा। तो ये सही है। स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है,
चेंज इन डिमांड फॉर पर्टिकुलर गुड्स और ड्यू टू ऑटोमेशन। फॉर एग्जाम्पल अगर ऑटोमेशन आ गया है ना कि अब लेबर्स की डिमांड ही नहीं है, स्ट्रक्चर की वजह से क्या हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट आ रहा है, तो उसको स्ट्रक्चरल एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। रिसेशन इन द इकोनॉमी लीड्स टू साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट। जब रिसेशन आया तो क्या कर दिया जाएगा, ले ऑफ होता है, आपने देखा ना ले ऑफ होता है, तो जब थोड़ी सी इकोनॉमी बढ़ती है फिर से उनको हायर कर लिया जाता है, फिर से रिसेशन आएगा तो क्या कर दिया जाएगा, उन्हीं को फिर से ले ऑफ कर दिया जाता है ना कंपनी के एम्प्लॉयर्स को। तो ये साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट चलता रहता है। नेक्स्ट इज एट फुल एम्प्लॉयमेंट द मेजर। देखिए अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, अनएम्प्लॉयमेंट आपका 4 से 5% रहता ही है अगर आपका फुल एम्प्लॉयमेंट है तो भी, ठीक है। ओके, द क्वेश्चन इज द अमाउंट बाय विच द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ रियल जीडीपी एक्सीड कर जाती है फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ जीडीपी। इसका मतलब होता है जो आपका एक्चुअल है ना, जो आपकी एक्चुअल जीडीपी है वो आपकी बढ़ जाती है पोटेंशियल, जितना आपका पोटेंशियल है ना जीडीपी का उससे भी ज़्यादा आपका क्या हो जाता है, एक्चुअल जीडीपी हो जाती है। इसका मतलब क्या होता है कि जो आपका डिमांड है, कोई भी गुड का डिमांड है वो बढ़ गया है दिन सप्लाई से, मतलब कि जो भी आपका प्रोडक्ट है बिक रहा है उसको खरीदने वाले ज़्यादा हैं बट प्रोडक्ट्स कम है आपके, ठीक है। प्रोडक्ट्स कम होंगे तो खरीदने वाले ज़्यादा होंगे तो क्या हो जाएगा, उस प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा, प्राइस बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा। सो इट्स इन्फ्लेशनरी गैप हो जाएगा, रिसेशनरी गैप उससे उल्टा हो जाएगा। एंड व्हाट इज इनकम मल्टीप्लायर, इनकम मल्टीप्लायर होता है फॉर एग्जांपल आपके पास क्या है कि आपकी 1 लाख सैलरी है, तो 1 लाख सैलरी में से आप कुछ पोर्शन क्या करते हो, कहीं इन्वेस्ट करते हो, इन्वेस्ट में से भी आपको प्रॉफिट मिलता है, देन आपको फिर से जो प्रॉफिट होगा फिर से आप उसको इन्वेस्ट कर दोगे, तो ये इनकम मल्टीप्लाई होती है, दैट इज इनकम मल्टीप्लायर। ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर मैंने बता ही दिया, दैट इज इनकम टैक्स आपका ऊपर, ठीक है। अब ये उसने बोला किसको आप रिकॉग्नाइज करते हो एज अ मनी, एक्ट एज इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज, ऑब्वियसली एक्सचेंज प्रोसेस होता है, ये तो सही है। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ कोटिंग मस्ट बी इजिली डिविजिबल, हायर वैल्यू इन ऑल्टरनेट। ऐसा नहीं है एक काम करोगे तो 10 रुपये की वैल्यू 20 रुपये हो जाएगी, या फिर वहाँ जाओगे कहीं और जाओगे तो 10 रुपये की वैल्यू 10 रुपये ही रहेगी, ऐसा नहीं होता ना। तो 10 रुपये यहाँ यूज़ करो या कहीं और यूज़ करो या किसी भी पर्पसेस के लिए यूज़ करो, वो उसकी वैल्यू वही रहेगी। सो 4 तो नहीं होने वाला, आंसर इज 1, 2 एंड 3। प्राइस को कोट करते हैं ना और इजिली डिविजिबल हो जाता है। अब उसने बोला है सेक्टोरल शेयर ऑफ ग्रॉस वैल्यू एडेड फॉर द ईयर शो दैट जो उसने बोला जो सर्विस सेक्टर है वो इंक्रीज हुआ ओवर द ईयर्स, इनमें से कौन सा है सेक्टर बोल सकते हो जिसमें मैक्सिमम इंक्रीज हुआ। तो मैक्सिमम इंक्रीज किस में हो सकता है, डिफेंस वगैरह में तो नहीं बोल सकते आप, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में भी नहीं, वाटर सप्लाई नहीं। अगर यहाँ पे देखोगे तो ये थोड़ा सा हैवी लग रहा है ना, क्योंकि प्रोफेशनल सर्विसेज है और रियल एस्टेट जहाँ पे आ गया वहाँ पे तो ऑब्वियसली ग्रोथ होगा ही होगा। सो आंसर इज डी पार्ट। अब उसने बोला ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉयमेंट कंडीशन इकोनॉमी डिवाइड किया जाता है, एम्प्लॉयमेंट कंडीशन की बात कर रहा है ना, जैसे किस सेक्टर में आपका एम्प्लॉयमेंट है, या तो वो अनऑर्गेनाइज्ड होगा या तो ऑर्गेनाइज्ड होगा, एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस देखोगे। Moving towards CAPF 2020, the first question is which one of the following has the largest contribution to gross tax revenue of the government? तो जो गवर्नमेंट का टैक्स रेवेन्यू वो सबसे ज़्यादा, अगर आप 1920 की बात करें तो उस टाइम पे कॉर्पोरेशन टैक्स था, इस बार की बात करो तो मैंने आपको बताया जीएसटी है, उसके बाद आपका बाकी टैक्सेस आते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स वगैरह। नाउ व्हाट इज मेंट बाय एमएसएमई, तो ईजी है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस में तो कुछ बताने वाला है नहीं है। नेक्स्ट है नेचुरल जो पॉपुलेशन चेंज होता है, अगर आपने पॉपुलेशन चेंज को कैलकुलेट करना तो कैसे होगा, तो जो भी आपका बर्थ रेट होगा माइनस आप डेथ रेट करोगे, ठीक है। तो उसने बोला सब्ट्रैक्टिंग द डेथ रेट फ्रॉम बर्थ रेट, तो फ्रॉम बोला है तो इसका मतलब जो डेथ रेट है वो फ्रॉम बर्थ रेट से माइनस होता है, तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट इज देखिए ये पीरियोडिक लेबर फोर्स 17-18 का है, तो ये इम्पॉर्टेंट नहीं है आपका अभी के लिए, अभी के लिए आपका कौन सा रिसेंट वाला जो वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी इसका आंसर इज 1 एंड 2 है। अगर आप इसमें से आंसर डिड्यूस करना हो तो कैसे है कि उसने बोला 1/4 ऑफ द रूरल फीमेल वर्कर वो जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है, 1/4 नहीं होती, रूरल ज़्यादा होती है, ठीक है। अब खुद सोच के देखो अगर आप रूरल उसमें रहते होंगे कि मेजरली फीमेल वर्कर्स क्या होती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, एंगेज होती हैं। सो 1 एंड 2 अभी उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ 2023-2024 का जो नेशनल लेबर फोर्स सर्वे हुआ था वो इंपॉर्टेंट है, हर साल होता है ये। सो अगर आप 2023-24 का देखोगे तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन रिलीज़ करता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस करता है, किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अंडर आता है। एक बहुत जो इंपॉर्टेंट फैक्ट आया है कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो अभी भी स्टैग्नेट है, 3.2% पे, ये पिछले साल भी था अभी भी है।
तो अगर आप देखोगे स्टैग्नेंट अनएम्प्लॉयमेंट रेट मैंने आपको बता दिया। दूसरा है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी इंक्रीज हुआ है, दैट इज 57.9% से 22-23 में 57.9 था, अभी 60.1% है। और अर्बन में भी आपका जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो भी बढ़ा है, 52% हो गया है। रूरल में भी बढ़ा है, दैट इज 63.7% हुआ है। देखिए लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होता है कि वो लोग जो या तो वर्किंग में है या फिर वर्क की तलाश में है आपके, ठीक है। इंक्रीजिंग ट्रेंड इन, देखिए जो वर्कर पॉपुलेशन रेशो है वो भी बढ़ा है, दैट इज वर्कर पॉपुलेशन रेशो 58.2% था, 23-24 में है, ठीक है। एंड सेम फॉर फीमेल, मेल के लिए भी, अगर आप मेल के लिए देखोगे इतना है, फीमेल के लिए इतना है। वर्कर पॉपुलेशन रेशो क्या होता है कि कितने लोग एम्प्लॉयड हैं एक पॉपुलेशन में। मार्जिनल इम्प्रूव, जॉब क्वालिटी में भी थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आया है, मतलब लाइक 0.8% से बढ़ा है और अभी 21.7% है। अर्बन एंड रूरल डाइवर्जेंस की अगर आप बात करोगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रूरल एरियाज में है वो थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ा है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट दैट इज 2.5% हो गया है 2.4% से। एंड बट अगर आप अर्बन एम्प्लॉयमेंट की बात करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट, तो वो इम्प्रूव हुआ है, मतलब वो थोड़ा कम हुआ है, पहले 5.4% था, अभी वो कितना है 5.1% है। सो ये गैप बता रहा है कि रूरल में थोड़ा बड़ा है अनएम्प्लॉयमेंट और अर्बन में थोड़ा कम हुआ है। जेंडर डिस्पैरिटी की भी अगर आप बात करोगे तो जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका वुमेन के लिए है वो बड़ा है, जबकि मेन के लिए थोड़ा सा कम हुआ, दैट इज 3.3% से 3.2% हुआ है। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड अनपेड वर्क, ठीक है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ा है, दैट इज 57.3% से 58.5%। इतना याद रख लेना थोड़ा थोड़ा क्या बढ़ा है क्या नहीं बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2011 का जो सेंसस हुआ था हैज डिवाइडेड द वर्किंग पॉपुलेशन, 4 मेजर कैटेगरीज में था, इसमें से कौन सी है जो नहीं है। देखिए जो डोमेस्टिक वर्कर्स है वो वैसे भी नहीं आते बेचारे, है ना उसमें, तो डोमेस्टिक वर्कर्स नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट उसने बोला है इसमें से कौन सा है जिसके एसेट क्वालिटी डिटियोरेट हुए हैं कमर्शियल बैंक के बाय वे ऑफ, मैंने आपको नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बता दिया था। अब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की वजह से जो आपकी एसेट क्वालिटी है वो डिटियोरेट हो रही है, कौन कौन से सेक्टर्स में। याद रखिए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वैसे ही बड़े आईटी वाले वैसे ही अमीर होते हैं, ठीक है, अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, तो आईटी तो नहीं होने वाला, बचता है 1 and 2, 2 and 3। अब देखिए एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर होता है जिसमें आप इन्वेस्ट आज करोगे और आपको पैसे काफ़ी समय बाद मिलेंगे, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा फिर लोग यूज़ करेंगे फिर वहाँ से पैसा आएगा, सो वहाँ से रिकवर करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो अगर आप बाकी की उसमें देखोगे सो 3 आना चाहिए, सो 2 and 3 विल बी द आंसर, ठीक है। अब बात आता है फूड इन्फ्लेशन। अब फूड इन्फ्लेशन है तो ऑब्वियसली फूड ही डालेंगे बीच में, सो वीट, पैडी एंड शुगर आएगा, टबैको नहीं आएगा, इसमें भी समझाने वाला कुछ है नहीं है। नेक्स्ट इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाई यील्डिंग वेराइटी, जो फूड ग्रेन्स आए थे आपकी जब ग्रीन रेवोल्यूशन था, तो हाई यील्ड वेराइटी सबसे पहले कहाँ लगाई गई थी। इन्होंने सबसे पहले क्या किया था, ऐसे एरियाज को सॉर्ट आउट किया था जहाँ पे तुम लगाओगे पानी की अवेलेबिलिटी भी होगी, अच्छी खासी आपकी ज़मीन भी है, ताकि उतना रिस्क नहीं लेना चाहते थे वो, है ना, तो उन्होंने इसलिए कौन से चूज़ किए आपके पंजाब एंड हरियाणा। क्यों, क्योंकि वहाँ का जो लैंड था वो भी फर्टाइल था, पानी की अवेलेबिलिटी भी थी, सब था, इसलिए उन्होंने बोला कि ऑलरेडी हम क्या कर रहे हैं, ग्रेन्स हमें खाने को नहीं मिल रहे तो हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते कहीं कहीं पे, जहाँ पे अच्छे से क्रॉप ईल्ड हो सकती है हम वहीं पे लगाएंगे। सो पहला जो था वो 3 and 4 में ही हुआ था। नेक्स्ट आपका आता है ये देखिए, अब इसको आप कैसे कॉमन सेंस से कर सकते हो। उसने बोला प्लूरलिस्टिक, प्लूरलिस्टिक मतलब ज़्यादा की बात कर रहा है। सो कैपेसिटी ऑफ ग्रुप्स ऑफ इंश्योर गवर्नमेंटल रिस्पॉन्सिवनेस, एक आ जाएगा आपके पास 4। देन पीपल्स डेमोक्रेसी, लोगों की डेमोक्रेसी की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, लोगों की डेमोक्रेसी तो क्या होगा, सोशल इक्वालिटी होगा थ्रू कॉमन ओनरशिप ऑफ द वेल्थ, ठीक है। इवन अगर ये भी नहीं पता तो आप देखो एलिटिस्ट, एलिटिस्ट में क्या होता है कि कुछ प्रिविलेज लोग हैं उन्हीं के हाथ में पावर है, तो ये आ जाएगा डी का आपका 1 आ जाएगा। देन आपके पास है डेवलपमेंटल, तो इसमें भी डेवलपमेंटल है कि हाईएस्ट हार्मोनियस डेवलपमेंट होता है इंडिविजुअल कैपेसिटीज का, सो सी का आपके पास 2 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा आपके पास ए पार्ट। नेक्स्ट आपके पास आता है इनमें से कौन सी पब्लिक सेक्टर है जो मिनी रत्न है। देखिए महारत्न, मिनी रत्न आपको पता ही है। सो महारत्न जो है आपके पास वो है, महारत्न जो है वो है 13, ठीक है। इसमें आंसर इज मिनी रत्न में आता है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया,
ये जो हाल है ये पहले नवरत्न थी, बट इसका स्टेटस अभी 2024 में महारत्न में आ गया है। बाकी ये भी महारत्न है, ये भी महारत्न है, ठीक है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन तो पहले से महारत्न में आती है। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एजुकेशनल डेवलपमेंट इंडिकेटर। ह्यूमन डेवलपमेंट जो इंडेक्स है, जो यूएनडीपी निकालती है आपका, तो उसमें से कौन सा इंडिकेटर नहीं है? देखिए, सॉरी, इंडिकेटर है, तो इंडिकेटर आता है मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। अगर हम रीसेंट आपका यूएनडीपी का ये इंडेक्स देखेंगे तो इंडिया का रैंक है 134 आउट ऑफ 193 कंट्रीज, ठीक है। अब देखिए क्या है, इसका जो टाइटल था वो था आपका ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक, ठीक है, ब्रेकिंग द ग्रिड लॉक। रिसेंट वाली की बात कर रही थी, 23 की। और इसमें 3 इंडिकेटर्स होते हैं। एक होता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एक होता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, जिसके अंदर ही आपका मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग आता है, और तीसरा क्या है आपका ग्रॉस नेशनल इनकम, ठीक है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फिर उसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, देन आपका आता है ग्रॉस नेशनल इनकम। ओके, चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है इनविजिबल हैंड है। तो ये सीधा सीधा आपके पास फैक्चुअल क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे देखो ना, ये कितना एलैबोरेट किया हुआ, मार्केट भी बोला है, प्राइस मैकेनिज्म भी बोला है, सो आंसर इसका ये है। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन है तो इसीलिए यही आएगा। अच्छा, नेक्स्ट इज फिक्सेशन ऑफ प्राइस लेवल फॉर व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस के लिए क्या होता है, जो CACP कर दी है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो वो सपोर्ट प्राइस होता है। अब आता है इनमें से जो मोबाइल फ़ोन ऑपरेटर्स होते हैं वो किसका एग्जाम्पल है। सबसे पहले बता दूं, मोनोपोली होती है कि सिर्फ एक चीज़, एक कोई भी ऑपरेटर है उसकी मोनोपोली है, और कोई भी वो सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, जैसे कि रेलवे अभी भी गवर्नमेंट की मोनोपोली है। एक होता है मोनोपोलिस्टिक। मोनोपोलिस्टिक में क्या होता है, आपके सेलर्स तो हैं, वो सिमिलर प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, सिमिलर प्रोडक्ट को क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, बट नॉट आइडेंटिकल नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जीन्स आप पहनते हो, है ना, बट अलग अलग ब्रांड्स की पहनते हो, तो सिर्फ ब्रांड टैग अलग अलग है, बाकी वो सिमिलर ही बेच रहे हैं। ओलिगोपोली क्या होता है, ओलिगोपोली होता है सिर्फ कुछ ही लोग हैं या कुछ ही मार्केट्स में वो चीज़ बेचे, जैसे मोबाइल ऑपरेटर्स हो गया, क्योंकि कुछ कुछ ही है ना, जैसे सैमसंग है, एप्पल है, तो ये सब बहुत कम है तो ग्रुप ऑफ पीपल है, बट इनकी एक टाइप की क्या है, ओलिगोपोली हो जाती है। और फिर लास्ट में आता है आपके पास परफेक्ट कंपटीशन। देखिए ये जो है वो थोड़ा थेरेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसमें बोला जाता है कि सेम सेलर्स क्या कर रहे होते हैं, सेम प्रोडक्ट को बेच रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज परफेक्ट, मतलब सेम प्रोडक्ट, एकदम आइडेंटिकल प्रोडक्ट बेच रहे हैं सारे के सारे। ओके, सो ये CAPF 2019 हम कल से स्टार्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, सुबह भी मैंने वीडियो डाला था। सो CAPF 2019 फिर हम कल से ही करेंगे। ओके।